बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी सोच के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि सिटी एट 10 में हम बात करते हैं शहर कायद की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला शहर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मसाइल भी इसी शहर के हैं जिनके हवाले से हम बात करते हैं। तो आज भी हम कुछ जो कराची के मसाइल हैं उनके हवाले से बात करेंगे। नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ पर। वफाकी हुकूमत का एक और वादा पूरा होने जा रहा है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की मजीद 40 बसें आज रात को कराची पहुंचेंगी। सिंध में तारीख की सबसे बड़ी खसरा वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला। 15 नवंबर से कौमी मुहिम का आगाज किया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी। तरक्कियों और हेल्थ रिस्क अलाउंस के हवाले से दरपेश मसाइल हल किए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। कराची में रवा साल 369 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। CPLC ने तफसीलात जारी कर दी। सिंध में महंगा आटा, सूबाई और वफाकी हुकूमत में ब्लेम गेम शुरू। गवर्नर सिंध ने महंगे आटे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। गवर्नर को इल्म होता तो वफाक हुकूमत की नालायकी छुपाने के लिए ऐसी बात ना करते। सईद गनी का जवाबी वार। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, चलेंगे आपकी सबसे पहली ख़बर की जानिब। जैसा कि आप देखते हैं और देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद देखते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एहतजाज कर रही होती है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी था। लाइसेंसिंग टेस्ट के हवाले से उनका मुतालबा था कि उसको ख़त्म किया जाए। अब जो है वो दोबारा पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रही है और उनका मुतालबा ये है कि जो उनकी तरक्कियां हैं उनको तरक्की दी जाए एक तो, और जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है उसके हवाले से भी जो है उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगर उनको तरक्की नहीं दी जाती, ये जॉब सिक्योरिटी नहीं होती तो ऑब्वियसली उनमें मायूसी पैदा होती है। ये एहतजाज जारी है, इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे कफ़ायत अली शाह जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे जानते हैं। जी कफ़ायत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे बताइए कि पैरामेडिकल स्टाफ जो कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं उनके और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं वो बैकबोन समझे जाते हैं किसी भी अस्पताल के, लेकिन यही जो है वो बदकिस्मती से यही वो तबका है जो कि पिसा हुआ है और अपने मसाइल के हल के लिए आए रोज़ जो है वो एहतजाज करता रहता है। अभी इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाजी कैंप जो है वो पिछले 15 रोज़ से कायम है। हाँ। जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपने मुतालबात के हक में जो है वो सरापा एहतजाज हैं। 15 रोज़ हो गए हैं। ये पैरामेडिकल स्टाफ जो कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से भी हैं, कराची से भी हैं और यहीं पर सोते हैं, यहीं पे सुबह होती है फिर रात हो जाती है। यहाँ पर धरना दिए हुए हैं पिछले 15 रोज़ से, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। अभी इस वक्त भी जो है वो मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये मुलाजमीन जो हैं आज यहाँ पे मेरे साथ जो इर्द गिर्द मौजूद हैं और ये जो है वो आज तो इन्होंने जो है वो CM हाउस जाने का भी जो है वो ऐलान कर रखा है और इन्होंने जो है वो सिंध भर के जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको कॉल दी है और इनका कहना है कि ये आज जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पहुँचते रहेंगे। जब यहाँ से ये जमा हो जाएंगे उसके बाद ये CM हाउस का रुख करेंगे। मेरे साथ जो है वो इनके रहनुमा मौजूद हैं, ये खुद पैरामेडिकल स्टाफ हैं और इनसे जानते हैं कि इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं जिसके हक में ये इदारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम गजब किया, पीपल्स पार्टी तेरे वादे पे एतबार किया
और आपने हमें प्रेस क्लब कराची पे 16 दिन से बेकरार किया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन गुज़श्ता 15 दिन से अपने मुतालबात के लिए प्रेस क्लब कराची पे धरना लगा के बैठी है और 15 दिनों के अंदर पूरी सिंध की पैरामेडिकल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक 15 दिनों के अंदर कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई अफसर और सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा हमें पूछने के लिए। और हमारे जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं। आज हमने फैसला ये किया है कि अपना यादाश्तनामा जो है वो पूरी सिंध की पैरामेडिकल अभी आ रही है और आएगी। जैसे वो सारे इकट्ठे होंगे तो हम अपना यादाश्तनामा जो है वो वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के घर पे जाएंगे और उनको हाथ में देंगे कि मेरे साथ ये क्या जुल्म हो रहा है। हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो उनका प्रोमोशन होता है, लेकिन जो ये वाहिद पैरामेडिकल तंजीम है और उनके मुलाजिम हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं, जिसका कोई टाइम स्केल नहीं, ये कहाँ की नाइंसाफी है? ये तो जुल्म है। हम कहते हैं कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। उसके बाद दूसरा हम कहते हैं कि आप एक मुल्क है और 3 कानून है। एक सिंध के अंदर आपने NICH को और जना अस्पताल को एक मराद देते हैं और बाकी दूसरी सिंध को दूसरी इक्वल दिया जाए। आप ये बताएं, आपका प्रमोशन का जो मुतालबा था वो क्या था? आप मेरे ख्याल में ग्रेड 1 से 9 तक आप लोग भर्ती होते हैं तो प्रमोशन नहीं होती है, ये क्या मसला है? भाई देखो, ये प्रमोशन सिंध गवर्नमेंट नहीं करती ना, क्योंकि जिस ग्रेड में हम अपॉइंटमेंट होते हैं उसी ग्रेड में हम रिटायर होते हैं। ये तो नाइंसाफी है। 60 साल इसी इदारे को मैं अपनी जान शान देता हूँ, खून अपना पसीना देता हूँ, उसके बाद हमारा प्रमोशन भी नहीं है, हमारे बच्चों की कोई तालीम नहीं है, वहाँ पर कोई वो फ्री में नहीं है, मेडिसिन फ्री में नहीं है। ये तो जुल्म है। और उसके बाद ये 75 मुलाजिम जो नौशरो फिरोज के हैं, जिसकी खवातीन 15 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है, उनको 2011 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया। 2020 में उनको जो है वो नौकरी से हटा दिया गया। हम कहते हैं कि उसने क्या जुर्म किया? 9 साल उसने तनख्वाह उठाई। बरतरफियां भी एक मुतालबा है, उनको बहाल करना। हाँ, बरतरफियां का भी एक मुतालबा है जो डायरेक्टर जनरल ने इसके हक में लिख कर दे दिया है कि ये लीगल है। इनके साथ जो है ना जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, डॉक्टरों की, नर्सिंग की, जो दीगर हेल्थ अलायंस के नाम से एक तंजीम है सिंध में, उन्होंने भी इनके एहतजाज की जो है वो सपोर्ट किया है और हुकूमत सिंध से ये दरख्वास्त की है। आज जो इनका एहतजाज है कि इन्होंने CM हाउस की तरफ जाना है, तो ये दरख्वास्त की है कि इनका जो एहतजाज है वो हक है, इनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। ये अपना जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज जो है वो CM हाउस के सामने रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यही वजह है कि जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, नर्सिंग एसोसिएशन है, वो इनके साथ जो है। और अच्छा किफ़ायत, मुझे ये भी बताइए कि अगर ये जो एहतजाज जारी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या वापस दोबारा OPDs बंद कर दी जाएंगी? अच्छा, इस हवाले से इनसे दोबारा मैं बात कर लेता हूँ। जो आप ये बता रही हैं, इनका ये क्वेश्चन आपका इन तक पहुँचाता हूँ। आपसे ये बताएं, ये जो आप इतना एहतजाज कर रहे हैं, आज 16वां दिन है, अगर आपके जो है वो मुतालबात पूरे अब भी नहीं होते हैं तो आपका क्या लाए अमल है? तो आगे का जो लाए अमल होगा, हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मीटिंग करके पूरी अस्पताल की OPD बंद कर देंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि मरीज सफ़र हो जाए और मरीजों को तकलीफ आए। ये मैं, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो फिर हम अपने हकूक़ के लिए पूरी सिंध की जो OPD है उनको बंद करके हम मुजाहरा करेंगे। और उसके आगे भी अगर गवर्नमेंट मुझे नहीं मानती, मेरे मुतालबे नहीं मानते, तो फिर हम आगे कोई और लाए अमल तैयार करेंगे जिसकी जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट होगी। अच्छा, आपको वो अलाउंसेस के जो मसाइल हैं वो क्या मसाइल? हाँ, अलाउंसेस जो है वो कोरोना अलाउंसेस, जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल के कई लोग शहीद हो चुके हैं। और वादा किया था हेल्थ डिपार्टमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने कि हम आपको शोधा पैकेज देंगे जो कोरोना की वबा में डेथ हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। और हम कहते हैं कि जो अलाउंस आप दे रहे हैं, कोरोना अलाउंस, वो हमें, क्योंकि हम 24 घंटा जो है ना वो हेल्थ डिपार्टमेंट में अपना रिस्क पे काम करते हैं, वो हमें तनख्वाहों में जिम करके दें। सही। ये तो एजाज साहब बात कर रहे थे। कुछ और भी इनके पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
आपका क्या नाम? मेरा नाम खादिम हुसैन क्या कहेंगे मस्तोई, मैं सूबाई प्रेसिडेंट हूँ सूबे सिंध का। ये पाकिस्तान पैरामेडिकल RP 274 की तरफ से हम 15 दिन से इधर एहतिजाज पे बैठे हैं। हम 5 मुतालबे लेके इधर बैठे थे। हमारा पहला जो मुतालबा है वो है सर्विस टाइम स्केल, जो दूसरों डिपार्टमेंट में मिल रहा है लेकिन हमारे को नहीं मिल रहा। इसलिए लेकिन ये बताएं, चलें ठीक है, हम भी आपके साथ जहाँ मौजूद हैं आपके मुतालबात के आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए। लेकिन ये बताइए कि अगर आप ये जैसे कि उन्होंने बताया कि वो लाइमल के तौर पर जो है वो OPDs बंद करेंगे, तो इससे तो मरीज़ों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मरीज़ पहले ही जो है वो गरीब मरीज़ होते हैं जो कि सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, तो इनके साथ ज़्यादती नहीं होगी फिर? हाँ भाई, हम इस हक में नहीं होते हैं कि हम OPD बायकाट करें और मरीज़ हमारे सफ़र करें, क्योंकि वो जो इलाके के मरीज़ हैं वो भी हमारे अपने हैं। वो तमाम गरीब तबके के मरीज़ आते हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में। बाकी तो जो बड़े लोग हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम पुरअमन तरीके से लॉन्ग मार्च करेंगे वज़ीर आला हाउस की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली शाह हमें अपडेट कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ का इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज जारी है उस हवाले से सर इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में सैयद रिजवान साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। अभी हमने उनके मुतालबात भी सुने और किसी हद तक उनके मुतालबात जो हैं वो सही भी हैं, क्योंकि उनकी ज़ाहिर तरक्कियाँ रुकी हुई हैं, प्रमोशन नहीं हो रही और हेल्थ रिस्क अलाउंस के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, इसलिए वो सड़कों पर आ गए हैं। हमने इससे पहले भी देखा यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया गया और फिर OPDs बंद कर दी गई। अभी भी इनका ये कहना है कि अगर इनके मसाइल नहीं हल होते तो OPDs बंद कर दी जाएंगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, ये जो मसला है ख़ास तौर पे महकमा सेहत के मुलाजमीन के हवाले से, अब वो तिब्बी शोबे से वाबस्ता हों या गैर तिब्बी मुलाजमीन हो, ये एक देरीना मसला बन चुका है। इससे कबल डॉक्टर्स का भी प्रोटेस्ट सामने आया, उन्होंने भी कई अरसे तक जो है वो स्ट्राइक की और इसके साथ साथ एहतजाज किया। अब ये जो मुलाजमीन हैं महकमा सेहत के, ये भी एहतजाज पर आ गए हैं। असल मसला ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनके मामलात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ हमको तकरीबन 7-8 साल से ये दिखाई देता है। 7-8 साल से हो ये रहा है कि वो मुलाजमीन जिन मुस्तहक होते हैं, जो जिनका हक़ होता है कि उनकी तरक्की की जाए, उनकी प्रमोशंस हों या उनके मुतालबात को पूरा किया जाए या उनको फैसिलिटेट किया जाए, जो कि आइन और कानून के मुताबिक होता है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ हमको दिखाई नहीं दिया। अच्छा, ये सिर्फ महकमा सेहत में ही नहीं है, हाँ। ये दीगर शोबों में भी है। बात की जाए अगर बल्दियात की या तालीम के शोबे की, वहाँ पर भी हमने ये देखा कि एक जो कि 5 ग्रेड या 7 ग्रेड में भर्ती हो रहा है, उसके पास अगर कोई सिफारिश नहीं है, हाँ। या उसकी अप्रोच नहीं है, तो वो 25-30 साल जो है वो एक ही ग्रेड में रहता है। और इवन यहाँ तक देखा हमने कि इसी ग्रेड में जो है वो मुलाजमिन रिटायर भी हो जाते हैं। तो इस सारे इंतजामी जो मामलात हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर एक इंसान की प्रमोशन ना हो रही हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक मायूसी की कैफियत डेवलप हो जाती है और कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। कारकर्दगी भी मुतासिर होती है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी जहनी आप अजियत का भी शिकार रहते हैं। और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में ये भी है कि वो जिस तरह हमने कोरोना वबा में जिस तरह वो फ्रंट लाइन पे खड़े रहे और बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं, ऐसा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के बायस जिनकी जानें चली गई, दूसरों को बचाते हैं, उनको हीरो करार दिया गया। हाँ बिल्कुल, वो हीरो हैं हमारे। तो उनको अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, इसमें ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके कई केसेस ऐसे हैं, तिब्बी अमला हो या गैर तिब्बी अमला हो महकमा सेहत का, हाँ। जो अदालत तक गए हैं इस मामले के लिए, अपने हक़ के हुसूल के लिए, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो अपनी जगह पर राइट हैं, हाँ। और जो बिगाड़ है वो इंतज़ामी तौर पर है। तो सर ये जो आपने बताया कि कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अदालत तक भी गए, तो क्या मामलात कुछ हल हुए हैं इस माजी में? देखिए, अदलिया के हुक्म पे डॉक्टर्स गए थे, सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद, एक इत्तेहाद बना हुआ है डॉक्टर्स का, तो उनकी जानिब से भी अदलिया से रुजू किया गया था। उसके बाद फिर उनकी प्रोटेस्ट भी सामने आया कि जी अदालती जो अहकामात थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस हवाले से उनकी जो प्रमोशंस हैं
या उनको जो दीगर मराहत मिलनी थी वो नहीं दी गई। लेकिन ये है कि फिर एक ट्रेंड बनता चला गया है कि अब जायज़ हक़ के लिए सरकारी मुलाजमीन को, ख़ास तौर पे सिंध में अगर बात की जाए, कि वो उसको एहतजाज लाजिम हो गया है। हम ये देख रहे हैं तकरीबन 5-6 साल से ये सूरत हाल है कि अपने जायज़ हक़ के लिए एहतजाज जो है वो लाजिम जुज़ बन गया है। जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे आपको जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे आपके। तो रिजवान साहब, हमेशा एहतजाज की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अपना जो हक़ है उसे मांगा क्यों जाता है? देखिए, वही बात आ गई है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो इंतज़ामी अमूर हैं उनमें जो बिगाड़ है उसको दूर करने की ज़रूरत है। पसंद और नापसंद या फिर दीगर मामलात, रिश्वत सतानी भी इसमें शामिल है कि पैसे ले लिए जाते हैं और आउट ऑफ टर्न परमिशंस दे दी जाती हैं। अदलिया भी इस मामले पर कई मरतबा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। या फिर जो निचले ग्रेड के अफसरान हैं उनको बाला ग्रेड पे पोस्टिंग दे दी जाती है। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से सारा बिगाड़ पैदा हो रहा है। जब तक कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा ये मामला सामने आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत जो है अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है। हमने देखा ग्रीन लाइन बसेस मंसूबे के तहत 40 बसें पहले कराची आईं और अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही कराची वालों के लिए खुशखबरी है और कराची में थोड़ा बहुत काम होना शुरू हो गया है। आज रात मज़ीद ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें पहुँचेंगी। इस हवाले से बात करेंगे, डिटेल जानेंगे रिजवान साहब से, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और सैयद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे की। कराची वाले खुश हो जाएं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन कराची वालों के लिए सर थोड़ा बहुत काम होना शुरू हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें पहले कराची लाई गई थी और मज़ीद 40 बसें आज रात कराची पहुंच जाएंगी, जिसके बाद 80 बसों का ग्रीन लाइन फ्लैट तैयार हो जाएगा। और असद उमर साहब का कहना है कि जो ये मंसूबा है इसका नवंबर से पहले इसका आगाज़ हो जाएगा और ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो बसेस जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगी। इस हवाले से जानते हैं आपसे। सर बताइए कि जैसा असद उमर साहब कह रहे हैं और जो टाइम दिया गया है कि नवंबर से पहले ग्रीन लाइन बसेस जो हैं वो सड़कों पर हमें नज़र आएंगी, तो ये डेडलाइन जो दी है वो आपको लगता है कि ये इस पर पूरा हो जाएगा ये मंसूबा? देखिए, अब तक की जो पेशरफ्त है वो देखा जाए और जब से इस मंसूबे का आगाज़ हुआ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब का ये मंसूबा था जो आगाज़ हुआ था, इस पर काम शुरू हुआ था। काफ़ी ताख़ीर का ये शिकार हुआ है। मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जो है वो इसमें कुछ एफ़र्ट्स किए हैं, बसें आ चुकी हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर कहते हैं ना याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो माजी की अगर ग्रीन लाइन के हवाले से हम प्रोग्रेस देखें तो जो दावे हैं उस पर अभी भी आवाम को जो है वो 100% यकीन नहीं है कि जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है उस टाइम फ्रेम में ये बसें जो हैं। ठीक है सर, हमारे साथ MPA भी मौजूद हैं, PTI के शहजाद कुरैशी, उनसे भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद कुरैशी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए कि असद उमर साहब ने जो तारीख दी है कि नवंबर से पहले इस मंसूबे का जो है वो आगाज़ हो जाएगा, तो ये जो तारीख दी गई है इस पे लगता है आपको काम शुरू हो जाएगा या मज़ीद हमें जैसे पहले माजी की तरह हमने देखा है कि मंसूबे की तारीख दी जाती है लेकिन फिर वो डिले का शिकार हो जाता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब से फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया है ग्रीन लाइन को, उसके बाद से तो मैं नहीं समझता कि कोई ताखीर हुई है, क्योंकि आपको पता है, पूरी दुनिया को ये पता है कि कोरोना की वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है और बसेस हम पाकिस्तान में नहीं बनती, ना हम बनाते हैं, ना हमारे पास यहाँ कोई फैक्ट्री है। जहाँ से बसेस आई हैं पूरी दुनिया में कोरोना था, ये चाइना से बसेस आ रही हैं, सिस्टम पूरी दुनिया का रोक गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ताखीर हुई है बसेस आने की वजह से। नहीं सर, बसेस आप लोग नहीं बनाते ना, आप आई, लेकिन अक्टूबर का भी हम देखें जो पुरानी 40 बसें आई हैं, पहले कहा जा रहा था PTI रहनुमा की तरफ से कि अक्टूबर के इससे पहले जो है वो ये सड़कों पर दौड़ेंगे, लेकिन अभी भी अगर ग्रीन लाइन ट्रैक की बात की जाए तो अभी भी वो हमें मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र नहीं आता। उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। देखिए, तनकीद करना बहुत आसान है कि एक दिन ऊपर हो गया, 15 दिन ऊपर हो गया। आप ये देखें कि ये मंसूबा जो रुका हुआ था जी बिल्कुल रुक गया था, सिंध गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी की वजह से रुक गया था। 2019
जून के अंदर हमने इसे टेक ओवर किया और उसके बाद आप ये देख लें कि इस मंसूबे पे जितनी हम पेशरफ कर सकते थे हमने किए और इंशाल्लाह अगले महीने हमें उम्मीद है और जिस तेजी से काम जारी है 40 बसें आज और आ जाएंगी तो 80 बसें इंशाल्लाह आपको इस कराची की सड़कों पे चलती हुई नजर आएंगी। और ये भी इसका क्रेडिट भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जाता है, प्राइम मिनिस्टर को जाता है। इसी तरह आप K4 देखें, KCR देखें, हर चीज इंशाल्लाह हम ही मुकम्मल करेंगे क्योंकि यहाँ की जो आवाम है कराची की उसने इमरान खान साहब को वोट दिया था, PTI को वोट दिया था, तो उस वोट का इंशाल्लाह हम ही हक अदा करेंगे। सही, बिल्कुल हम उम्मीद ही कर सकते एक हैं। सवाल वोट तो हमने इसीलिए दिया था। रिजवान साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। जी रिजवान सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए जो शहर की सूरत-ए-हाल है, 3500 स्क्वायर किलोमीटर पर ये शहर है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट अच्छी बात है, आप उसका आगाज़ करने जा रहे हैं और हमारी दुआ भी है कि बर वक्त जो अनाउंसमेंट की जा रही है उस हिसाब से उसका जो है वो बसें चल पड़ें। लेकिन ये कराची को के तमाम जो मुसाफिर हैं उनको सहूलत फराम नहीं कर सकता। अगर हम बात करें लांडी कोरंगी के इलाके की, मलीर की, गुलशन हदीद की, या फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आ जाएं आप, उसमें यूनिवर्सिटी रोड से मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ के जो मुसाफिर हैं वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। शहर में इस वक्त जो बड़ा मसला है, कहते हैं कि पहिया चलता है तो मईशत जो है वो रवां दवां रहती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चिंची जैसी जो गाड़ियाँ हैं अजीब व गरीब किस्म की, उसमें लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ तो बहुत हमने देख ली, कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है जिससे शहरियों को फौरी तौर पर जो है थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर और ज्यादा जो क्या कहना चाहिए ग्रीन है, इस तरह ऑरेंज और दूसरी बसेस का भी इफ्तिताह होना चाहिए। कराची की बहुत सख्त जरूरत है ये, लेकिन आप ये चाहते हैं कि 3 साल के अंदर जो कराची का 70 साल का बिगाड़ था, जो कराची को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, हर मामले में नजरअंदाज किया गया। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं ये अक्सर टेलीविजन पे देखता हूँ कि 70 साल का बुखार भी ना PTI पे आके डाल दिया। सर, हमें सिर्फ 3 साल हुए हैं, हम 3 साल के अंदर हमने KCR, आप देखिएगा इंशाल्लाह KCR 2023 तक काफी हद तक मुकम्मल हो जाएगा। हमें तो उम्मीद है KCR की जानिब से कहा जा रहा है 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज। आप देखिए, सबको पता है, आपको भी पता है, हमने 2 साल बोला है, 18 से 24 माह पहला फेज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। ग्रीन बसेस आएंगी, वो भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको सिंध गवर्नमेंट ने एक जिम्मेदारी उठाई हुई है जो ग्रीन लाइन के साथ ऑरेंज लाइन है, वो अगर ये मुकम्मल कर लें, अगर अपने वादों को पूरा कर लें, तो वो भी आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं कि फ्रीट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जितने ट्रॉलर्स, ट्रक ये उस रास्ते से पोर्ट से साइड एरियाज तक जाएंगे, ये भी इंशाल्लाह अच्छा रिलीफ होगा। देखिए, असल चीज है नीयत। जब आप एक स्टेप तो उठा रहे हैं ना, एक चीज तो होने जा रही है, इससे फर्क पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता और चीजें भी इंशाल्लाह होंगी। और ये मैं आपको सही शहजाद कुरैशी साहब, हमें इमरान खान साहब की नीयत पे या PTI की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों ने कहा है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा जी। ट्रांसपोर्ट जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम सिर्फ इसकी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं कि वो नाहिल है, वो कुछ नहीं कर सकी है, और यहाँ की आवाम ने, कराची की आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, तो इंशाल्लाह हम ही इसको मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हमें इस एरिया का दर्द है, इस शहर का दर्द है। ठीक है सर, बस मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने, आप लोग की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 साल में KCR मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक पहुंच जाएगा, जबकि ऑपोजिशन इस पे बड़ा सवालात कर रही है कि फिजिबिलिटी भी नहीं हो पाती। 2 साल तक फिजिबिलिटी में लग जाते हैं उसके फंड्स और सारी चीज़ों में, तो 2 साल में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि KCR की फिजिबिलिटी तो अगर आप देखने जाएंगी ना, तो जायका के जमाने से बनी हुई है, 90s में बन गई। उसके बाद ऑब्वियसली जिस तरह से आगे साल बढ़ते गए उसमें चेंजेस आती गई, फिजिबिलिटी भी बनी हुई है, फंड भी अप्रूव है। और इंशाल्लाह आप बस, मैं सबको, मीडिया को भी ये बोलता हूँ कि कोई काम हो रहा होता है ना, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जब इफ्तिताह होने लगता है 15 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, क्या हो रहा है? खुदारा पॉजिटिव न्यूज फैलाएं, आवाम में कोई एक पॉजिटिव न्यूज फैलाएं कि एक चीज होने जा रही है। 5 दिन 10 दिन ऊपर होने से कुछ नहीं है, इसमें लाखों लोग सफर करेंगे, लाखों वो लोग जो सफेद पोश हैं, जो
टूटी फूटी बसों में सफर करते थे, उनके कपड़े फट जाते थे, सुबह काम पे जाते थे तो बेचारे रात को घर आते थे, घर वाले पहचानते ही नहीं थे। तो एटलीस्ट एक बेहतरी है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बसें हैं। ये वो बसेज हैं जो यूरोप और अमेरिका में चलने वाली हैं। इसका स्टैंडर्ड देखें तो आप इंशाल्लाह ये कराची के आवाम के लिए एक खुशखबर क्या कहते हैं हवा का झोंका होगा। और उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई कि और होने चाहिए, ऑरेंज होनी चाहिए, अब ब्लू लाइन होनी चाहिए। इस तरह से मैं समझता हूँ 4 से 5 मुख्तलिफ रूट्स होने चाहिए शहर के अंदर। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या है कर रही है सिंध गवर्नमेंट? कहाँ है सिंध गवर्नमेंट? क्यों सो रहा है सिंध का वजीर आला? उसे क्यों नहीं समझ में आता? 14 साल से इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, एक बस नहीं चला सके वो। रोज उनका वजीर ट्रांसपोर्ट ऐलान करता है कि आपको शायद याद हो पहले 10,000 आ रही हैं, फिर 2,000 आ रही हैं, आखिर में 10 बसेज आई, वो भी सुनाया। सही। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब आपका। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, MNA PTI, जो कि हमें बता रहे थे कि कब तक जो कराची के जो मंसूबे बन रहे हैं, चाहे वो K4 हो, चाहे वो KCR हो या फिर ग्रीन लाइन, वो पाए तकमील तक कब पहुँचेंगे। सर इनकी बात भी सही है कि हमारी तो कोशिश होती है, हम हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ जब भी आती है हम उसको फैलाते हैं, लेकिन मुझे फिर सवाल ये होता है कि हम कहते हैं 15 दिन डिले हो गया, डिले होते होते उसमें सालों लग जाते हैं और फिर वो चीज़ हमें पाए तकमील तक पहुंचती भी नजर नहीं आती। उस ताखीर का जो बराह रास्त नुकसान होता है वो आम आवाम को होता है, क्योंकि उसकी जब तामीरी लागत भी बढ़ जाती है, तखमीना बढ़ जाता है, वो आवाम के टैक्सों से ही दिया जाता है। ये सियासतदान या हुक्मरान जो हैं वो अपनी जेब से नहीं देते, वो सरकारी ख़जाने से जाता है। तो ये सारा जो मतलब नाअहली जो होती है या ताखीरी हरबे जो हैं, उसका बराह रास्त नुकसान आवाम को होता है, जो कि मईशत पे भी गिरा गुजरता है और आवाम की जेब पर भी। अच्छा, इसमें मुझे इनके एक सवाल मैं करना चाहूँगा। खैर वो तो चले गए, लेकिन जो जायका की रिपोर्ट थी KCR के हवाले से, वो जायका की रिपोर्ट को जो है वो यहाँ जो माहिरीन है हमारी उनसे बात हुई है, वो नाकाबिल अमल करार देते हैं। उनका कहना यह है कि वो जो रिपोर्ट तैयार की गई थी जायका की, उस वक्त हुदूद व रकबा जो है वो कराची का कुछ और था, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ और थी। इस वक्त सूरत हाल कुछ और है, क्योंकि शहर अमूदी अंदाज में फैला है। अब इस सूरत हाल में जो नया ट्रैक है उस हवाले से जो है वो काम करने की ज़रूरत है, और जो पुराना ट्रैक था उस ट्रैक से अगर अरबों रुपए खर्च करके ये मंसूबे का आगाज़ कर भी दिया गया तो आवाम को इतना ज़्यादा रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहर के जो दीगर इलाके हैं, जिस तरह मैंने अभी ग्रीन लाइन के बारे में कहा कि सिर्फ एक हिस्से के लोगों को जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, उससे दीगर जो शहर के इलाके हैं वो बदस्तूर जो है वो। लेकिन सर अगर ये ग्रीन लाइन जो मंसूबा है अगर वो टाइम पर पाए तकमील पर तक पहुंच जाता है और ये 80 बसें जल्द ही ग्रीन लाइन ट्रैक पर दौड़ती हैं, तो इससे काफ़ी हद तक कराची का जो ट्रैफिक लोड है वो कम होगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ट्रैफिक लोड कम होगा, 90 लाख से ज़ायद शहर में मोटरसाइकिलें और ट्रैफिक हादसात, ख़ास तौर पे जानलेवा हादसात की बात की जाए तो ट्रैफिक में जो हादसात होते हैं उसमें मोटरसाइकिल सवार निशाना बनते हैं, तो उस पर भी लोड कम होगा। और इसके साथ साथ जो फ़िज़ाई आलूदगी है उस पर भी कंट्रोल होगा। अच्छा मंसूबा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुस्तफ़ीद ऐसे मंसूबे आप बनाएं जिससे शहर के तमाम इलाके जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, एक सर्टेन एरिया में या एक ट्रैक में। ठीक है सर, और ये भी अगर KCR की बात की जाए तो ऑपोजिशन बड़ा इस हवाले से जो है वो उनको आड़े हाथों ले रही है और तनकीद कर रही है कि 2 साल में तो किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही तैयार करने में लग जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं 2 साल में KCR की जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेंगी। अब पुराना KCR का जो ट्रैक है वो बहुत फरसूदा है, पुराना है, उस पर नॉर्मल ट्रेन चलती हैं, तो ये पूरा आपको ट्रैक बिछाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक ट्रेन उस पर चलेंगी। तो क्या पॉसिबल है 2 साल में तकमील हो जाएगा? यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि जो फिजिबिलिटी बनी थी वो फिजिबिलिटी माहिरीन ये कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बिल्कुल आपको नए सिरे से जो है सर्वे करना होगा, ऐसे मकामात की निशानदेही करनी होगी कि जहाँ से वो ट्रैक गुजरे, फिर उस ट्रैक पर जो इंक्रोचमेंट हैं वो रिमूव करना एक बड़ा मसला रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये पुराने ट्रैक की जब बहाली का सिलसिला शुरू हुआ तो सियासी दुकानें भी चमकाई जाने लगी, उस पर मुजाहिरीन भी सामने आए, फिर उनको मुतबादल देने की बातें भी होती रहीं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की चढ़ उछलती रही। ये सारे मामलात जो हैं वो ये बताते हैं कि KCR का
जो नया फिजिबिलिटी बनानी है उसके लिए कम से कम आपको जो है सबसे पहले तो सियासी हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है और उसके बाद उस पर वर्किंग होगी। उसमें कम से कम 3 साल तो दरकार होंगे। ठीक है, हमारे साथ आदिया नाज भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ग्रीन लाइन टर्मिनल पर वो इस वक्त मौजूद हैं। जी आदिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आदिया, ग्रीन लाइन बसेस की 40 बसें आज रात कराची पहुंच रही हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और अगर ग्रीन लाइन ट्रैक की बात की जाए तो क्या देखती हैं आप? क्या अभी भी उस पर काम होना बाकी है या वो जो ट्रैक है वो आपको सही नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन की जो 40 बसेस हैं वो आज रात में 12:30 बजे जो है वो चाइना का जहाज़ वहाँ से रवाना हो चुका है। आज रात 11:30 बजे वो कराची पोर्ट पर पहुँचेगा और फिर बर्थ मिलने के बाद वो बसेस वहाँ पर रखी जाएंगी। दैन उसके बाद अगले दिन जो है वो यहाँ पर, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बस टर्मिनल, यहाँ पर उन बसेस को जो है वो लाया जाएगा। अभी जो गुज़िश्ता मंथ 40 बसेस आई थी, इस वक्त वो यहाँ पर तो मौजूद हैं। इब्तिदाई तौर पर जब ये मनसूबा इसका आगाज़ किया गया था तो बताया गया था कि जो पहला मरहला है इसमें तकरीबन 80 बसें जो हैं वो सड़कों पर लाई जाएंगी और अब जब 80 बसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो अक्टूबर के आखिर तक बताया जा रहा है कि इस मंसूबे का बाकायदा आगाज हो जाएगा और ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं वो इस ट्रैक के ऊपर दौड़ना शुरू कर देंगी। ट्रैक के हवाले से अगर मैं ये बताऊं तो जो सुरजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक का ट्रैक है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसके ऊपर जो है वो यहाँ से नुमाइश चौरंगी तक जाएंगी। अलबत्ता जो कैपरी इंटरचेंज का ट्रैक है वो अभी भी ज़ेर तामीर है क्योंकि ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो 24 किलोमीटर तवील मंसूबा है और इसका अभी भी मजीद आगे काम बाकी है। लेकिन जहाँ तक ट्रैक मुकम्मल हो चुका है यानी कि नुमाइश चौरंगी, वहाँ तक ये बसेस चला दी जाएंगी और बड़ी ज़बरदस्त ये बसेस हैं। कराची वाले बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि जो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है उनके लिए एटलीस्ट कुछ तो नया लाया जाए। ये बहुत बड़ा अच्छा आदिया, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, किस जगह पर हैं, वो भी हमें बताइए और आवाम का क्या रद्द अमल है इस हवाले से? मैं इस वक्त जो है वो बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता माह लाई गई 40 बसेस मौजूद हैं। यहाँ पर अभी आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो तो ये है कि वो उनको एक एंटरटेनमेंट लग रही है। लोग आ रहे हैं, अंदर जाते हैं, बसेस को देखते हैं और देखने के बाद जो वो जैसे पिकनिक पॉइंट होता है ना, सेम ऐसा ही है। पिकनिक पॉइंट लग रहा है उनको तो अभी तक, लेकिन जैसे ये सड़कें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी तो बसेस तो डेफिनेटली लोग जो है इससे खुश हैं। उनको ये लगता है कि ये मनसूबा अल्लाह करे कि ये जारी और सारी रहे, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से बहुत सारे मंसूबे बर्बाद हुए हैं। ट्रांसपोर्ट का जो बेड़ा गर्क हुआ है कराची में वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से हुआ है। अगर इसकी मेंटेनेंस बरकरार रहती है तो ये कोई इसमें शक नहीं है कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, कराची वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। वो लोग जो कि ट्रांसपोर्ट के मसले से दो चार थे, उनको चिंची रिक्शा में सफ़र करना पड़ रहा था, प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो करवा के जा रहे थे, टूटी फूटी बसेस का सामना करना पड़ रहा था। ये जो लग्जरियस गाड़ियाँ हैं ये इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होंगी। सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो कि माजूर अफराद हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके बूढ़े अफराद हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बस के अंदर जो है वो स्पेशल सीट्स बनाई गई हैं और तकरीबन 240 से ज़्यादा लोग इस बस के अंदर सवार हो सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा आदिया, हमें ये भी बताइए कि जब ये बसेस सड़कों पर आ जाएंगी तो किस तरह से इसके टिकट्स वगैरह कैसे इशू होंगे, उस हवाले से भी बताइए, आवाम जानना चाहते हैं। टिकट वगैरह के लिए ये है कि ओवरऑल इसके तकरीबन 20 स्टेशन कायम किए गए हैं। 24 किलोमीटर तवील जो ट्रैक है इसके लिए 20 स्टेशन कायम हैं। उन स्टेशन के ऊपर जाकर लोगों को टिकट लेना होगा, बस का इंतज़ार करना होगा और फिर जो है वो जैसे ही बस वहाँ पर पहुँचेगी, अमूमन तो वैसे तो 5 मिनट का टाइम होता है कि 5 मिनट के बाद पीछे नई बस आ रही होती है, तो टिकट लेने के बाद उस बस के अंदर वो सवार हो सकते हैं उन्हीं 20 स्टेशन से। स्टार्ट तो इनका सुरजानी टाउन से होगा, इख्तिताम इसका नुमाइश चौरंगी पे होगा। अभी वहाँ पर पहले ये था कि अंडरग्राउंड जो पुल बनाया गया था उसका थोड़ा सा इशू था कि वहाँ से बस को मोड़ना और बस को वापस सुरजानी लेकर आना थोड़ा सा मसला हो रहा था क्योंकि ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर अब उसका ये हल निकाला गया कि अंडरग्राउंड उसका जो है वो बनाया जा रहा है, तामीर किया जा रहा है ट्रैक, और फिर उसको राउंड अबाउट घुमाया जाएगा और बस वहाँ से घूमकर दोबारा जो है वो सुरजानी की जानिब आ सकेगी। और बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है कि 3 लाख लोग सफ़र करते हैं। आदिया, बहुत शुक्रिया।
यकीनन ये ट्रांसपोर्ट के मसले के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है। बिल्कुल बेहतरीन होगा और हमारी दुआ भी है कि जल्द ये मंसूबा ख़त्म अपने पाए तकमील तक पहुँचे और जल्द अज जल्द जो ग्रीन लाइन बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ें ताकि जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो सके। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपडेट कर रही थी हमें। मज़ीद बात करेंगे सिंध भर में और कराची शहर में खसरा के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से खसरा की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का भी आगाज़ किया जा रहा है। बात करेंगे इस हवाले से लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और बात करेंगे अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची समेत सिंध भर में खसरा के जो केसेस हैं वो काफ़ी रिपोर्ट हुए हैं और 2021 की बात की जाए तो 2021 में खसरा के 2400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 9 माह में 38 बच्चे जो हैं इस मर्ज़ के बायस मौत के मुँह में चले गए हैं, जिसके बायस सिंध हुकूमत ने खसरा की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया है और कहा जा रहा है कि इस मुहिम में 1,90,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और 15,000 से ज़ायद टीमें इस मुहिम में हिस्सा लेंगी। लेकिन सवाल ये है कि 38 बच्चों की अमवात के बाद ये वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का आगाज़ किया गया है। इससे पहले अगर वैक्सीनेशन बच्चों को लग जाती तो उनकी अमवात ना होती। जी रिजवान साहब। देखिए, महकमा सेहत की बात की जाए ओवरऑल, अगर पाकिस्तान भर की बात की जाए, इसी तरह सिंध भी है। कोविड की वजह से जो है महकमा सेहत के बहुत सारे मामलात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुए, डिस्टर्ब भी हुए। हाँ, इवन कि हमने यहाँ तक देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो दीगर डिजीज़ पर जो है वो काम तकरीबन बंद हो गया था और तमाम का तमाम अमला जो है वो कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से हो या उनके जो मरीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट के हवाले से वो वर्किंग करते हुए दिखाई दिए। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि यही वजह है कि ये जो खसरा के अगेंस्ट जो मुहिम चलाई जा रही है वो ताख़ीर का शिकार हुई। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। और बात की जाए अगर सर ये खसरा वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे वैक्सीनेशन है जो बच्चे जब पैदा होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें खसरा भी शामिल है तो वो बच्चों को लगाई जाती हैं। तो इसमें क्या ताख़ीर हुई है या कोरोना की वजह से सारा फोकस हम लोगों का कोरोना पर रहा है और बच्चे जो बुनियादी वैक्सीन जो जब लगती है बच्चा पैदा होता है तो उससे महरूम रह गए हैं? वजह क्या है इसकी? देखिए, सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध के शहरी और देही इलाकों के माइंडसेट में भी थोड़ा फ़र्क है जी। लिटरेसी रेशो अगर शहरी इलाकों में देखा जाए, कराची में देखा जाए तो इंटीरियर सिंध के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अमूमन होता ये है कि शहर में जो पैदाइश होती है बच्चों की तो वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि जो उनको हिफाजती टीके हैं वो बर वक्त लगवाए जाएँ। और बात अगर की जाए देही इलाकों की, देही इलाकों में इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जाता। यही वजह है कि वो जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन ना होने की वजह से जो है वो मंजर आम पर आती हैं। और ये जो केसेस आपने बताएं 38, इसमें भी अक्सरियत जो है वो देही इलाकों से ही ताल्लुक़ रखती है। अवेयरनेस भी जो है वो शऊर आवाम में बढ़ाने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में इन जो हिफाजती टीके होते हैं पैदाइशी बच्चों के और उनके एक 5 साल तक ग़ालिबन वो लगते हैं, तो उसके हवाले से अवेयरनेस जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में सिर्फ महकमा सेहत ही कोई नहीं बल्कि जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पे बल्दियात के हैं या रेवेन्यू अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार, उनकी जानिब से जो है ये कैंपेन जो है वो शुरू करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं गाय बगाय ऐसी ये कैंपेन चलती भी हैं लेकिन इतनी मौसर नहीं होती। वो मौसर अंदाज में ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि बीमारियों के फैलने से कबल ही उसका सद्भाव किया जा सके। सही, चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और बात करेंगे कि कराची शहर की जहां पर डकैती और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसके वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और सर कराची की अगर बात की जाए तो CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम से काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग या चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, बाइक हो या फिर जो डकैती की वाक़यात हैं, इवन जो मज़ामती वाक़यात हैं उसमें कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार गए। तो इसकी अगर वजह जानना चाहें कि स्ट्रीट क्राइम से क्यों इतना इजाफा हुआ? अच्छा, स्ट्रीट क्राइम हम ये जो है देरीना मसला है, कोई नया मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हालिया दिनों में जो इसकी वाक़यात हैं उनमें इजाफा हो गया है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जाती हैं। कोविड की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो मुतअद्दिद नौजवान जो है वो बेरोज़गार हुए और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज
के जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम से दूर हो गए, और ज़ाहिर सी बात है जब तालीम से दूर हुए तो वो गलत सोबत जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा हुई, जिसके नतीजे में वो क्राइम की तरफ गए। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम जो है वो क्राइम में सबसे सॉफ्ट जो है वो वारदात समझी जाती है कि आसानी से आप निकले, एक गन ली आपने, एक सड़क पे राउंड लगाया, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है उसका मोबाइल छीन लिया, कोई खातून जा रही है उससे पर्स छीन लिया, बहुत आसान सा ये वो होता है। इस पे काबू पाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे, क्योंकि खाली जहन कहा जाता है कि शैतान का घर होता है। तो नौजवानों को मसरूफ़ रखने के लिए हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जिसमें उनको रोज़गार दिया जाए, उनको तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, और दीगर ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी जैसे कि दीगर ममालिक में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि वो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ाई जाती है नौजवान तबके की, ताकि वो बेरारवी का शिकार ना हो। तो सही, बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक तो बेरोज़गारी की बेरोज़गार हैं लोग, रोज़गार नहीं है, इस वजह से बढ़े। दूसरा, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कानून को भी सख्त करना चाहिए। हमारे पास लॉज तो हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है आज के भाव की तरफ, और जानेंगे अपने रिपोर्टर से कि आज मार्केट में फल सब्जियों के क्या रेट्स चल रहे हैं। जी बसीम, हमें बताइएगा कि आज क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है, सब्जियों और फलों के क्या रेट्स चल रहे हैं? आज बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात करें या फिर फलों के रेट्स के हवाले से, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। मटर चूँकि मौसम सरमा का जो है वो सब्ज़ी है, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मटर मुख्तलिफ़ इलाकों में 320 रुपये से लेके जो है वो 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से गाजर जो है वो अच्छी क्वालिटी की गाजर जो है वो 160 रुपये, और जो दर्जा दोयम गाजर है वो तकरीबन 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। प्याज जो कि खानों में तैयारी में इस्तेमाल होती है रोज़ाना, उसकी कीमतें भी हम देख रहे हैं कि ताहाल जो है वो 60 रुपये पे ही फ़रोख्त हो रही है, कम नहीं हो सकी है। आलू भी जो है वो बच्चे शौक़ से खाते हैं, चिप्स खाते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी हम देख रहे हैं कि चाहे सफ़ेद आलू हो वो भी 60 रुपये, और इसके साथ साथ लाल आलू जो कि चिप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो 70 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। जो मौसम सरमा की जो सर्दियाँ हैं जैसे कि मटर हो गया और बिलखुसूस गाजर हो गई, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि काश्तकारों ने जो है वो कम काश्त की है, चूँकि सर्द मौसम जो है और सर्द इलाके हैं वहाँ से इसकी सप्लाई कम हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इसकी कीमतें ज़्यादा है। और अगर हम बात करें आलू और प्याज के हवाले से या फिर टमाटर के हवाले से, तो जो सब्ज़ी मंडी ज़राए उनका कहना है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने इसको जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ है, ज़ख़ीरा करके रखा हुआ है, और जब ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है तो फिर उसके मुताबिक वो सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कीमतें भी बढ़ती हैं और उनको मुनाफा होता है। अगर हम दीगर उसकी बात करें, फलों के हवाले से बात करें, तो जो फल जैसे कि कंधारी अनार है वो भी महंगा है, तकरीबन 200 से 250 रुपये, और कहीं कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। केला जो है वो हम देखते हैं कि 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन केले की जो है वो जो सप्लाई इंतहाई है, बहुत ज़्यादा देखने में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी केला जो है वो महंगा फ़रोख्त हो रहा है। सेब के हवाले से बात करें तो सेब भी जो है वो तकरीबन 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर जो है वो बेइंतहा महंगा है, 200 रुपये, और कहीं कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। तो ये है कि कहीं पे भी हम ये नहीं देख रहे कि जो सरकारी नर्ख हैं उस पर जो है वो तमाम चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम, हमें अपडेट कर रहे थे फलों और सब्जियों के। इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सैयद रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रिपोर्टर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम जो भी हमने मौज़ूआत पर बात की इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और अब वक्त हुआ है कराची टैलेंट में आपसे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, टैलेंटेड नौजवान से मिलवाने का, जो कि अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, और ये खैरपुर से कराची रोज़ी रोटी कमाने आए थे, लेकिन अब अपनी आवाज़ के बायस जो है अपना घर संभाल रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं सुहेल अहमद से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुहेल, आप ये बताइए कि आप खैरपुर से आए कराची, तो आपने सोचा था कि आप गाना गाएंगे या फिर दूसरे रोज़गार की तलाश में आप आए थे, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी अच्छी थी तो आप इस तरफ चले गए? नहीं, मैं शौकिया गाता था यहाँ, तो मतलब रोज़ी करने आया था, तो यहाँ पे इनायत भाई मुझे लेके आया चैनल पे जी, सिंध टीवी पे, तो आपके उर्दू वालों ने मेरा गाना सुना, उर्दू
हाँ। तो उन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम में भी आ जाओ, तो मुझे सही। बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, तो आप क्या गाकर हमें सुनाने वाले हैं आज? मैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग तावीज़ अच्छा, बना के। नुसरत फ़तेह अली खान का गाना सुनाएंगे आप? नहीं, राहत फ़तेह अली राहत खान। फ़तेह अली जी। खान का, जी जी प्लीज़ सुनाइए। जी बहुत खूबसूरत सोहेल, आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। अच्छा, आपने गाने के लिए राहत फ़तेह अली खान, क्योंकि उनका क्लासिकल वो सिंगर हैं, काफ़ी मुश्किल उनके गाने जी, होते हैं, उसका इंतखाब क्यों किया आपने? बस वही पसंद है। इसी तरह के आपको जी। पसंद है? अच्छा, इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक़ हैं? और तो मतलब यही है कि बस मेहनत करूँ सिंगिंग में। जी। बहुत जो बड़े बड़े खान साहब हैं उनको फॉलो जी। करता हूँ, जैसे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। हाँ, और तो आपने मौसीकी सीखी थी या आपको शुरू से इसका शौक़ था? कहीं से आपने सीखा, किसी होता है ना उस्ताद से या किसी गुरु से, आप जो गुरु होते हैं आप उनसे सीखते हैं, या आपने खुद ही से इसको नहीं नहीं प्रैक्टिस किया? सीखा नहीं, बस हाँ। 1 साल या 1.5 साल से बस शौकिया गाता था, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि किसी से सीखूं, मतलब सही। फॉलो करके जी। गाता हूँ। और आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? किसको फॉलो करते हैं? उस्ताद राहत फ़तेह अली खान है और उस्ताद अमानत अली खान है और बहुत सिंगर है। और सजाद अली भी क्लासिकल सिंगर हैं, तो उनको फॉलो करते हैं? जी नहीं। अच्छा, तो और आप क्या मज़ीद और क्या गाते हैं? कुछ हम और भी सुनना चाहेंगे आपसे, जी, क्योंकि आपकी जो आवाज़ खुदा बड़ी मोहब्बत खूबसूरत का सॉन्ग है, अच्छा, कद्दी आमिल, जी। मैं वही सुनाऊंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा, और अब हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। फ़िज़िकल हेल्थ की हम अक्सर बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। और आजकल अगर हम अपना इन्वायरमेंट देखें, स्पेशली कराची की बात करें, तो कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एयर पोल्यूशन का उनको सामना है, नॉइज़ पोल्यूशन का उनको सामना है, वाटर पोल्यूशन का उनको सामना है। और कराची जो कि हब है, माशी हब जिसको कहा जाता है, जितना बड़ा ये शहर है उसके मसाइल भी उतने ज़्यादा हैं। हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको एक पुरसुकून साफ़ सुथरा माहौल उसको रहने के लिए मिले, जहाँ पर शोर शराबा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर वालों के लिए एक बड़ा मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा वसाइल ना होने की वजह से इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, जिसका असर उनकी ज़हनी सेहत पर पड़ता है और उनकी ज़हनी सेहत मुतासर होती है। तो आज हम बात करेंगे ज़हनी सेहत किस तरह मुतासर होती है, और इन हालात में रहते हुए अपने आप को मेंटली हेल्दी या फिट कैसे रख सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर वजाहत ने, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। डॉक्टर वजाहत, हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसे एक पुरसुकून साफ़ सुथरा माहौल मिले रहने के लिए, लेकिन कराची क्योंकि इतना बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और कराची के वसाइल भी मसाइल बहुत कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत कम है, जिसकी वजह से जो कराची का शहरी है उसको बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की बेसिस पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर वो बाहर जा रहा है तो ट्रैफिक का इशू, फिर पोल्यूशन, फिर घर पे आता है तो लोड शेडिंग, पानी का मसला। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान की जहन पर क्या इम्पैक्ट डालती हैं। और जहनी सेहत की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो आप मुझे बताइए कि जहनी सेहत क्या है और कितनी ज़रूरी है ये। बड़े ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि मेरा दिन अच्छा गुजरे, मेरा मूड अच्छा रहे और मेरा दिन आखिर तक ऐसा गुजरे जैसा मैं चाहता हूँ। हाँ। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ वो वाक़यात होते हैं या होना शुरू हो जाते हैं जो कि आप चाहते नहीं हैं। हाँ। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड आप ट्रैफिक में फंस जाएं, या आपके सामने ऐसा ट्रैफिक आ जाए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हो आपको। दूसरा ये कि आप टाइम से पहुंचने के बजाय लेट हो जाएं। ऑफिस में जाके जो दूसरे लोग आपसे मिलते हैं वो भी ट्रैफिक की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, हॉर्न्स की वजह से लोगों की वजह से इतना रश को देख के जो इंसान का जो दिमाग जकड़ जाता है। हाँ। तो एक को दूसरा भी वैसे ही टकरा देता है। हाँ। तो दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो क्या होता है कि सारे स्ट्रेसफुल जो माहौल है वो लोगों की शक्ल में आप एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं और एक पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे एक माहौल में जब बैठती है और रोज़ाना जब होने लगती है तो हमारी जहनी सेहत मफलूज होने लगती है।
जहनी सेहत का मसला ये, किसी को कोरोना होता है तो पता चलता है बुखार है, टेस्ट करा लेते हैं, किसी को मलेरिया होता है तो पता चलता है, कोई भी जिस्मानी बीमारी होती है तो उसकी क्लिनिकल कंडीशन नज़र आती है, आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लेते हैं तो नज़र भी आ जाता है कि भाई इसको ये बीमारी है, इसको डायबिटीज़ है, 320 है, 320 ख़त्म करके इसको 110 पे लाना है। लेकिन मेंटल जो डिजीज़ हैं वो नज़र कहीं नहीं आती, हाँ। वो आपके पर्सनैलिटी में नज़र आती हैं। जितने भी मैंने 10 साल की प्रैक्टिस की है, मैंने यही देखा है कि लोग आते हैं बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन जब आप एक सेशन ले तो पता चलता है अंदर से बहुत टूटे फूट हैं, हाँ। हालात ख़राब हैं, किसी के अंदर डिप्रेशन है, किसी के अंदर इंतहाई मायूसी, सुसाइडल है। तो हमारा जो मेंटल लेवल है, हाँ। उसको समझने के लिए हमें खुद समझना पड़ेगा कि हमारे रवैये कैसे हैं, हमारा मूड कैसा है, क्या हम खुश हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को देख के खुश होते हैं या खुशियाँ कहीं ज़िंदगी भर निकल ही गई हैं रास्ते से, पूरी दुनिया में हमें कुछ अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा। सही। अच्छा डॉक्टर वजाहत, आपने कहा कि अगर हमें कोई फ़िज़िकल इलनेस होती है, कोई फ़िज़िकल बीमारी होती है तो वो हमें नज़र आती है, उसके सिम्टम्स आते हैं, बुखार हो गया या फिज़िकल पेन आपको नज़र आता है तो आप उसके लिए पेन किलर ले लिया या आपने वो मेडिकेशन ले ली। लेकिन साइकोलॉजिकल जो इलनेस है या साइकेट्रिक इलनेस वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, रवैयों में नज़र आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर ही रखते हैं और वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर वो चीज़ उनको खोखला बना देती है। तो किस तरह हम लोगों के रवैयों को देखकर ये अंदाज़ा लगाएं क्या सिम्टम्स आते हैं अगर किसी को मेंटली वो डिस्टर्ब है या साइकेट्रिक इलनेस है, तो क्या साइंस होंगे उसके? अगर कोई शख्स बात बात पे गुस्सा करे, हाँ, ठीक है, बात बात पे उसको रोना आ जाए, अच्छा, ठीक है, या वो सर दर्द की ज़्यादा शिकायत करना शुरू कर दे, उसके अलावा उसके जिस्म में ताकत कम फील करे, एनर्जी ना हो, उसकी एक्टिविटीज़ कम होती जाएं, वो काम पे आए, काम से घर जाए, सो जाए, बिस्तर पे लेटा रहे या मोबाइल देखता रहे, उसके अगर ज़िंदगी में एक्सरसाइजेस या शाम को फैमिली को लेके बाहर निकलना वो कम हो जाए, और उससे अब जब भी बात करे वो क्रिबिंग करे, वो अपना रोना रोता रहे, तो इसका मतलब ये है कि उदासी, मायूसी वगैरह जो कि महीने से ज़्यादा चल रही है तो ये प्रॉपर डिप्रेशन है। इसको इलाज कराओ, अगर इसका इलाज नहीं कराओगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, और जब बीमारी बढ़ेगी तो ये फिर सुसाइडल भी हो सकती है। फिर आप मर्द क्या करते हैं, मर्द हजरात इसको कोप करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं तो बीमार हो नहीं सकता, मैं तो मर्द हूँ, मुझे क्या मसला है, मैं तो रो भी नहीं सकता, तो वो फिर छोटे मोटे नशों में चले जाते हैं। वो नशे जिससे वक्ती तौर पर उनको तस्कीन मिलती है, वो नम हो जाती है, सारी चीज़ें जो उसके स्ट्रेस है ना वो नम हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं बस यही दवाई है। तो वो चीज़ें ख़राब इस तरह होती हैं। अगर कोई आपके अतराफ़ में ऐसा शख्स मिले, मर्द की पहले बात करो, कि जो गुस्सा करे, रोए धोए या चिल्लाए, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हें बीमारी है, हम डायग्नोज तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान में तो खैर हर कोई डायग्नोज भी कर देता है, इलाज भी बता देता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरा ख्याल से तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, ट्रूली स्टेट ऑफ माइंड ये नहीं है। ट्रूली स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं, हंसें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, छोटी मोटी चीज़ों को, जो इश्यूज रोज बनते हैं उनको हैंडल कर लें, कि छोटे मोटे मसले आ रहे होते हैं, आप कहते हैं चलो यार खैर है, हो गया, लेकिन उसके ऊपर पैनिक ना हो। सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा है भाई कि अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है तो आप खुदा न खास्ता आप पागल, आपको करार दे दिया जाता है। तो वो इस साल हमने देखा अभी 10 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया गया पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, जहनी सेहत का आलमी दिन, और उसकी थीम भी यही थी कि जहनी सेहत सबका हक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जिस तरह आप फिज़िकली बीमार होते हैं, इस तरह आपके मेंटल इशूज़ भी हो सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सही वक्त पर डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये ट्रीटेबल है। क्यों डॉक्टर वजाहत? बिल्कुल, अगर देखो ना हर चीज़ की वैक्सीनेशन होती है ना, जी। हम बचपन से सुनते हैं वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन है, टीबी की वैक्सीन है, ना कोरोना की वैक्सीन है, अब लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। हाँ। अब मैं एक बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि दिमाग की वैक्सीन क्या होती है। जी। अगर आपने दिमाग की वैक्सीन कराना चाहें तो आप सबसे पहले शुक्र अदा करना शुरू करें, जो चीज़ें आपको दी हैं अल्लाह ताला ने, सेहत है, चलना फिरना है, एक उंगली भी चोट लग जाती है ना तो आप अपाहिज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप हेल्दी हैं, दूसरा ये कि आप अगर नौकरी से हैं तो उसकी शुक्र अदा करें, आप अगले की जद्दोजहद करें, आगे की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करें जो हम नहीं करते। नमाज पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक्सरसाइज है, लेकिन आधा घंटा अपनी ज़ात को दें, अपनी ज़ात को देना, अपने अंदर मगन होना, अपने आप को पहचानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ख़त्म हो गया है।
फिर अच्छा डॉक्टर वजाद, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना जरूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से आजकल। मेंटल हेल्थ टोटली इन्वर्सिबल है मोबाइल यूसेज की। क्योंकि आप जब मोबाइल का यूज़ करते हैं, खासतौर पर रात में हम देखते हैं, तो हम अगर बैठ जाएं और टाइम 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटा, और कुछ भी नहीं हम लोग कर रहे होते और हमारी नींद उससे बिल्कुल उड़ जाती है। अच्छा डॉक्टर वजाद, आपने कहा डिप्रेशन की बात की। आजकल देखा जाए तो कोरोना के बाद भी लोगों में बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी की कैफियत डेवलप हुई, और स्ट्रेस डिप्रेशन हर किसी की ज़िंदगी में आता है। लेकिन हम डिप्रेशन को किस तरह से मतलब उसको एग्जामिन करें, क्योंकि एक मायूसी गम की जो कैफियत है, मेरे ख्याल है इसको ही डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये मुसलसल रहे तो फिर वो अलार्मिंग है, उस वक्त आपको इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल, डिप्रेशन बहुत सारे टाइप के हैं जी। एक बाइपोलर डिप्रेशन है जिसमें मूड अच्छा भी हो जाता है, बीच में बहुत ज़्यादा आप चमक धमक हो जाते हैं, मूड डिसऑर्डर, हाँ, जिसको मूड डिसऑर्डर है। एक यूनिपोलर डिप्रेशन है जो नॉर्मल डिप्रेशन होता है, किसी भी हालात की वजह से आपके ज़िंदगी में कोई वाक़या हो गया, आपके रिश्ता ख़राब हो गया, किसी की डेथ हुई, तो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप मायूस हैं, उदास हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आई थिंक आप डिप्रेशन का डायग्नोसिस आपके ऊपर हो सकती है। सही। मे बी आपको दवाइयाँ दे के भी ठीक किया जाए, मे बी आपको काउंसलिंग से भी ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई मुजायका नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपनी बात करें, और अगर आपको शर्म आती है अकेले जाते हुए, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे लोग पागल समझेंगे, तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर लें पहले। फैमिली आपको मशवरा देगी कि चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करती हूँ या करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो मेंटल हेल्थ मायूसी का नाम नहीं है, मेंटल हेल्थ चीखो पुकार का नाम नहीं है, मेंटल हेल्थ है सब्र शुक्र का नाम। अगर आप सब्र शुक्र और मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेंटली फिट है। अगर आप नहीं कर रहे, चीज़ें फेंक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपको अपनी इलाज की ज़रूरत है या अपने आप को री एवेल्युएशन की ज़रूरत है। सही। अच्छा, आपने कहा कि आप शेयर करें। बाज़ औक़ात लोग जो है वो अपनी फैमिली या अपने दोस्तों से चीज़ें शेयर करते हैं और उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो वो भी आपको रोक देते हैं कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर के पास ना जाओ, किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ना करो और शुक्र अदा करो। ऑब्वियसली शुक्र अदा करना तो हर किसी को चाहिए, लेकिन अगर आप बीमार हैं, मेरा सवाल ये है कि जब आपको लोग मशवरे देते हैं कि तुम जो है शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ो, या तुम नाशुक्री कर रहे हो, तो वो चीज़ें उसके बस में नहीं होती। कुछ केमिकल इम्बैलेंस इस तरह का होता है, क्योंकि जब हम फिजिकली बीमार होते हैं तब भी तो हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास। शुक्र अदा करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और आपका जो रिलीजियस है, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि दुआ और दवा दोनों चीज़ें चलती हैं साथ साथ। बस अभी तक हमारा जो माशरा है वो नफ्सियाती अमराज को समझा नहीं है ना। दरअसल उनको ये नज़र नहीं आता कि हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं नफ्सियाती अमराज का डिपार्टमेंट। अगर कोई शख्स घर में एंजाइटी में, मतलब आजकल बड़ा कॉमन है कि ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान हो जाती हैं और उनको रोना आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनको पैल्पिटेशन होती है, उनको लगता है कि दिल डूब जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर की अलामात है, जिसके अंदर आपको खौफ भी लग सकता है, जिसमें आपको हर वक्त एक अनजाना खौफ रहता है। और कोरोना के बाद हमारा अंदर का जो सिस्टम था वो ट्रिगर हो गया। खबरें देख देख के इतने मर गए, इतने दोबारा से जनाब कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक जिग जैग की लाइफ 2 साल से चल रही है। तो उसके बाद हम अनसर्टन हो गए। अनसर्टन होने के बाद एंजाइटी हो गई। तो अगर एंजाइटी है तो पहले दवाई चाहिए, पहले मेडिसिन चाहिए आपको। मेडिसिन के बाद आप वॉक करें, आप जिसको कहते हैं योगा करें, आप नमाज तो पढ़े ही पढ़े, उसमें तो कोई मुजायका है नहीं कि आप अल्लाह को याद ना करें। लेकिन एक बीमार आदमी के लिए सारे काम करना मुश्किल होता है। तो हमारी फैमिली जहाँ पे उनको कहती हैं, जितना उनको पता होता है, एक बात और ऐड कर दें कि किसी एक डॉक्टर को दिखा दो। प्लस आपकी सारी बातें मैं मान लूंगा कि जो फैमिली कहती है दे आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक चीज बता दें कि आई थिंक हम एक डॉक्टर को दिखा देते हैं। क्या चाहते हो उसमें? सही। तो सर डॉक्टर वजाद, टाइम हमारे पास कम है, शॉर्टली जो लोग हमें देख रहे हैं क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे इसी ज़हनी सेहत के हवाले से? ज़हनी सेहत के हवाले से मैं एक ही बात करूँगा कि अपने दिमाग को और अपने जिस्म को अपने हाथों में रखें, कंट्रोल करें, हालात की नज़र इनको ना होने दें। और रात को सोने से पहले खुदा का वास्ता अपना मोबाइल को अपनी ज़ात से दूर करें, ताकि आप और आपका दिमाग और आपका अपनी रूह आपस में मुलाकात कर सके, आपस में एक दूसरे के साथ पूरे दिन का मवाजना कर सके। क्योंकि मोबाइल को स्क्रॉल करने से बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें।
बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। अहम बातें आपने बताई और मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद होंगी नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं उनके लिए। मज़ीद बात करेंगे एक और मौजू के हवाले से जो कि आपकी सेहत से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सेहत किसी नेमत से कम नहीं, इनफैक्ट इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत है। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने आप को फ़िट एंड हेल्दी कैसे रख सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि एक्सरसाइज के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ एक तो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, और करते भी हैं तो उनका मेन फोकस ये होता है कि हम वेट किस तरह रिड्यूस करें, जो कि बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात की जाए। और उससे बड़ा मसला ये है कि वो ख़वातीन या वो लोग जो कि बहुत कम वक्त में तेज़ी से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके यकीनन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ेस करने पड़ते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, फ़िटनेस और एक्सपर्ट ट्रेनर हैं। उनसे जानेंगे कि कम वक्त में कम करना कितना नुकसानदेह हो सकता है और इसके क्या मनफी असरात आपकी बॉडी पर मुरतब होते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वासिफ ने, फ़िटनेस और हेल्थ ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ। वालेकुम सलाम ज़हरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा वासिफ, हमें ये बताइए कि हम अक्सर देखते हैं, अक्सर ऐसे बोर्ड्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, अक्सर ऐसी वीडियोस देखते हैं कि एक दिन में 1 किलो वज़न कम करें या 10 दिन में 5 किलो वज़न कम करें, और कुछ ऐसी डाइट प्लान्स हमारे सामने आती हैं जैसे बनाना डाइट प्लान हो गया या कीटो डाइट हो गई। तो ये जो कम वक्त में तेज़ी के साथ वज़न कम करते हैं, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो वजन कम होता है, आइडियली जब हम ह्यूमन बॉडी से वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, दैट इज ओनली द स्टोर्ड फैट, जो कि हमारी बॉडी में चर्बी जमा हो जाती है, उसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है खत्म होने का, ये एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरेज बढ़ा है, जो मोटापा आया है, वो एक्सेस खाना खाने से या खुदा ना खासा कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से आया है या स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से आया है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही इसको रिड्यूस किया जा सकता है इन अ नेचुरल वे। अगर इमीडिएट जहाँ पे भी ये क्लेम्स लिखे हुए होते हैं कि 5 दिन में 20 kg वजन कम हो जाएगा, 20 दिन में 50 kg वजन कम हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो इसमें होता क्या है कि डाइट इस तरह की ये लोग बना के दे देते हैं कि उसमें वाटर रिडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे टूल्स, फेक टूल्स जो हैं, जैसे वो स्वाना बेल्ट और स्वाना कप या कोई इस तरह की चीजें होती हैं कि उसमें आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए लॉक कर लें जी और स्वेटिंग बहुत और वेट लॉस हो जाता है। सो बेसिकली स्वेट नॉट फैट। तो हमारी बॉडी का ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज 65% मोर देन 65% वाटर। तो हमारी बॉडी पानी से है, अगर 60% पानी से बनी बॉडी से पानी कम हो जाएगा तो वजन तो खुद ब खुद कम हो जाएगा। बट दैट इज नॉट द we are looking to reduce. What we are looking to reduce is the body fat. Ideally करना क्या चाहिए कि हम सबसे पहले तो एक अच्छे पढ़े लिखे ट्रेनर से राब्ता करें, किसी फिजिशियन से राब्ता करें जो कि गाइड क्या होती है ये चीज, इस तरह से कम किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा वासिफ, और हमारे यहाँ लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। BMI की अगर बात की जाए, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो उनको पता ही नहीं होता, और वो ये इस तरह अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि हम जो है पिछले साल इतने एज वो इतना हमारा वेट था और अब इतना बढ़ गया, या शादी से पहले इतना था, शादी के बाद इतना हो गया। तो ये जानना ज़रूरी है, और हर इंसान की उसके हिसाब से मेरे ख्याल है कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती हैं। बिल्कुल ज़रा बहुत आसान सा टेस्ट होता है ये, इसको हम बॉडी या फैट टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग उसको BMI भी कहते हैं। BMI थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये बॉडी फैट टेस्ट कहलाता है। और आई थिंक आज दफा हम आपका भी कर चुके हैं जब आप आई थी हमारे पास। तो बॉडी फैट टेस्ट होता क्या है कि आपकी बॉडी में जितने भी फैट के पॉकेट्स हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं। इट टेक्स ओनली 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड में लग जाता है। आपको 3 घंटे की फास्टिंग के साथ आना होता है, उस मशीन के ऊपर आप खड़े होते हैं, उसमें आपकी एज, हाइट और आपकी जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है वो हम एंटर करते हैं, और वो 10-5 सेकंड के अंदर पूरे रिजल्ट बता दिए कि बॉडी में इतना % फैट है, इतना % जो है वो वाटर है और इतना % फैट फ्री मास है। तो जब फैट का अंदाजा हमें पता लग जाता है, उसके लिहाज से हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करते हैं कि 1 महीने में कितना फैट खत्म किया जा सकता है। मैं ऐसी एक बात यहाँ पे करता चलूं कि 1 पाउंड फैट में
जी। यूजुअली लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज आता है 35 किलो 40 किलो, ठीक है, और वो 100 kg का बंदा है, 35% बॉडी फैट है, तो 30 kg उनकी बॉडी में फैट होता है। तो 1 पाउंड फैट जो है वो 3500 कैलोरी से कम होता है। 3500 कैलोरी से 1 पाउंड फैट कम हो सकता है जी। 1 पाउंड वेट कम करने के लिए जब तक कि हम 500 कैलोरीज एवरी डे फैट की माइनस नहीं करेंगे तो 7 दिन में एक केस नहीं बन पाएगा। अब यू सी 5 दिन मंडे टू संडे 7 दिन है, रोजाना 500 कैलोरीज हम फैट की स्कल्प कर रहे हैं बॉडी में, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ, थोड़ी सी अपनी डाइट के साथ, तो 1 हफ्ते में जाके 1 पाउंड हेल्दी वेट लॉस बनेगा। अच्छा, और अगर कोई ज्यादा अच्छा एफर्ट करेगा अपनी एक्सरसाइज में तो हम उसको 1.5 पाउंड तक या बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो में 2 पाउंड तक ले जा सकते हैं, जो कि बहुत कम लोगों का एक्यूरेटली फैट लॉस। तो 1 पाउंड या 1 पाउंड से थोड़ा सा प्लस जो है वो एक्यूरेटली हेल्दी वेट लॉस, फैट लॉस जिसे मैं कहूंगा इन टर्म, वो हो सकता है। तो अगर हम पूरे महीने का कैलकुलेट करें तो ये अबाउट 4 पाउंड से 5 पाउंड बनता है। सही। और एक और बात जी आपको, कि जो लोग वेट कम करने का सोचते हैं कि जी हमारा 5 kg 6 kg कम हो गया, लेकिन जरा जब बॉडी से 1 से 2 kg फैट कम हो जाता है तो बॉडी में बहुत चेंज आ जाती है। उसका रीजन है कि हमारा जो वेट है उसमें पानी इंक्लूडेड बहुत ज्यादा है, उसमें हड्डियां, मसल मास है, फिर फैट है। फैट अगर इतना अगर हम 1 kg फैट रखेंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, हम 1 kg मसल या रखेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो जब 1 kg फैट कम होता है तो बॉडी के इंचेस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और फैट यूजुअली स्टोर कहाँ पे होता है? हमारे जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, यानी कि वेस्ट सबसे ज्यादा, जो हमारे बेली के लोअर, जी, के लोअर पोर्शन में बहुत ज्यादा हो जाता है। बैक यानी कि ट्राइसेप और शोल्डर के पीछे वाले हिस्से पे, लोअर बैक वाली साइड पे, इन जगहों पे अब इस एरियाज हैं जब हम कपड़े पहनते हैं या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो ये चीजें बड़ी बॉदर करती हैं हमें कि यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। सही। और जब फैट कम होता है और 1 kg भी फैट कम हो जाता है तो इन इंचेस में काफी वाज़ेह फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपने काफी अच्छा वेट लॉस किया। तो रादर देन लूजिंग बॉडी वाटर और मसल मास, वी शुड ऑलवेज गो टू कैलकुलेटिव टेक्निक जिससे फैट कम हो। सही, बिल्कुल सही कहा वासिफ। अच्छा वासिफ, वो लोग जो हमें देख रहे हैं और अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं ना हेल्दी वे, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? ख़ासतौर पे डाइट की अगर बात की जाए, कहते हैं 70% आपकी डाइट होती है, बाकी 30% एक्सरसाइज काउंट होती है, ये बात कितनी सही है ये भी बताइएगा। और डाइट के हवाले से राइट पोर्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, हमारे लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है, हमारे लिए गुड फैट भी ज़रूरी है, तो क्या पोर्शन होना चाहिए? अगर मैं आपको ब्रेकफास्ट किया मैं पूछूं, क्योंकि अक्सर लोग जो कि वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं कि लेमन वाटर पी लिया और फिर भूखे रह रहे हैं 3-4 घंटे, और इस तरह के डिटॉक्स वाटर ले लिए और वो समझते हैं कि हमारा फैट जो है वो बर्न हो रहा है। तो राइट पोर्शन क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, ये बताइए। और जी, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील है। हाँ। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। जी, अगर की तरफ जाना है तो मेरा सजेशन है कि आप ब्रेकफास्ट करना छोड़ दें, आप खुद ब खुद मोटे होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। काफी लोग समझते हैं वेट लॉस इससे बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जरा जब हम रात की मील खाते हैं 8-9 बजे 10 बजे और पूरी रात तो खाली पेट हमें सोना होता है, जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो हमारी बॉडी का एक सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि वो बॉडी मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है। मेटाबॉलिज्म वो कैलोरीज को यूटिलाइज करते हैं, बर्न करते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हम जो भी खाते हैं वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अगर हम ब्रेकफास्ट भी छोड़ देंगे तो वो विंडो और लंबी हो जाएगी, वो 8 घंटे की विंडो 12, 15, 16 घंटे की विंडो तक चली जाएगी, क्योंकि लंच तक का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी खुद को एक सिस्टम पे ले आती है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट कैलोरीज ऑन टाइम नहीं मिलती, तो बॉडी रिजर्व एनर्जी बनाना शुरू कर देती है, और रिजर्व एनर्जी इटसेल्फ फैट होती है। तो फैट और बढ़ना शुरू हो जाता है rather than losing the weight। तो ब्रेकफास्ट तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। सही। आपको वेट लॉस करना, आपको हेल्दी रहना है, ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। अब अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ एज पर योर क्वेश्चन। हाँ। एक अच्छा सा पोर्शन होना चाहिए कार्ब्स जिसमें फाइबर हो, जैसे कि दलिया, बार्ले का, जैसे कि ओट्स, और सम ओकेजन आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड टाइप की चीज यूज कर सकती। मैं कोशिश करता हूँ कि सोडे वाली चीजें ब्रेड कम से कम वो करूँ, लोगों को रिकमेंड करूँ, लेकिन क्योंकि 7 दिन है तो बोर हो जाते हैं एक जैसी मील खाने में, तो 1 से 2 दिन आप
मल्टीग्रेन को या उसको करते हैं, कोशिश करें कि व्हाइट वाली कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें। सही, ये हो गया हमारे कार्ब्स हाँ। का। साथ में आप ऐड करें 3 से 4 अंडे की सफेदियां। अब वो आपके ऊपर, आप ऑर्गेनिक देसी वाला अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स तो व्हाइट वाले में भी होते हैं, बट क्योंकि आपको पता है डेयरी पोल्ट्री में हमारे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। उसका मिलावट के खदशात जो होते हैं, अगर माइनस हम वो करें तो एग्स जो रिसोर्स है अमाइनो एसिड्स की और प्रोटीन की, उसकी वजह से हमारे मसल्स अच्छे होंगे, हमारे टिश्यूज अच्छे होंगे, बाल, स्किन, नेल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का पोर्शन अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडियली सुबह के वक्त एग प्रोटीन लेनी चाहिए। आप चाहें तो एक दिन 4 बॉइल्ड सफेदियां खा लें, आप चाहें तो अगले दिन स्क्रम्बल कर लें उसी का, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल के अंदर उसको हल्का सा ऑमलेट टाइप की चीज बना लें, उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल मिक्स कर दें। तो रेसिपीज आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट जो है वाइट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी प्रोटीन की रिसोर्स अच्छी मिल जाए। एक अंडे की सफेदी में अबाउट 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम 4 खा लेंगे तो 16-15 ग्राम आराम से हमें मिल जाती है, जो कि एक अच्छा पोर्शन हो जाए। सही, मतलब आप डिफरेंट रेसिपीज भी डेली एक ही चीज़ ना खाएं, आप उसको डिफरेंट रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा वासिफ, हमारे पास टाइम कम है, बस लास्ट आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि डाइट का ये तो आपने बताया, एक्सरसाइज के हवाले से आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या टाइम है बेस्ट एक्सरसाइज का, और एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए खाने का और एक्सरसाइज के दौरान? देखिए, आइडियल टाइम वैसे जो है, अगर हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि मील के, अगर आपने सॉलिड मील खाई है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो हम तकरीबन 1.5 घंटे के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपने स्नैक मील खाई है तो 45 मिनट्स के बाद भी एक्सरसाइज करते हैं। आइडियली एक अच्छी प्री वर्कआउट मील के बाद आपको वर्कआउट करना चाहिए ताकि आपका वर्कआउट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि इन सर्टेन केसेस अगर कोई वेट लॉस के ऊपर कर रहा है और प्री डायबिटीज इस तरह की चीजें हैं, तो उनको फास्टिंग के ऊपर भी कार्डियो का जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिकॉज इट्स प्रूवन कि अगर आप खाली पेट में भी कार्डियो करें बट नॉट गोइंग इनटू पोजीशन की डिहाइड्रेशन बहुत हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत लो हो जाए, या शुगर बहुत लो हो, उस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग स्ट्रांग है, हेल्दी है और प्री डायबिटिक या इस तरह की कंडीशन है या कोलेस्ट्रॉल सफर कर रहा है और वेट लॉस पे है, वो फास्टिंग के साथ भी वॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब आइडियली कार्डियो में करना क्या क्या चाहिए हमें? कार्डियो से हमें हमारा ज्यादा फैट कम होता है। सो अबाउट 30 से 40 मिनट की कार्डियो या माइल्ड जॉग, साइकिलिंग, डांस, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज जो है वो वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वासिफ हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया और हेल्दी टिप्स भी बताएं कि किस तरह से हेल्दी तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा और सिटी एट 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।